गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इस वीडियो को आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले सॉरी इसको डिले करने के लिए। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाला बिकॉज चैनल पे लद्दाख सीरीज़ लाइव थी। मैं चाहता था कि जब लद्दाख सीरीज़ ओवर हो जाए उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि एग्जैक्टली आप बजाज पल्सर N250 पे लद्दाख कैसे कर सकते हो। अब क्योंकि लद्दाख सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है चैनल के ऊपर, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल देता हूँ। मेरी आइटनरी क्या थी, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, जो एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बाइक की परफॉर्मेंस कैसी थी, पेट्रोल में कितना खर्च हुआ, खाने में कितना खर्च हुआ, रेंट में कितना खर्च हुआ, ईच एंड एवरी डिटेल, माई एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एक सिंगल वीडियो के अंदर, इस वाली के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं इसके 3-4 अलग पार्ट्स नहीं बनाना चाहता आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सी देखनी है किसके लिए। एवरीथिंग, एवरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। एंड शुरू करते हैं मेरा लद्दाख एक्सपीरियंस ऑन माई बजाज पल्सर N250। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने करा है वो पूरा सर्किट करा है, यानी कि दिल्ली से शुरू करके दिल्ली ख़त्म किया। मैं गया था सबसे पहले यहाँ इस साइड जम्मू, एंड जम्मू से मैं गया था लद्दाख, और उसके बाद मनाली से वापस आया था। तो ये पूरा कंप्लीट एक सर्किट होता है, और जो फर्स्ट टाइम लद्दाख करना चाहते हैं उनके लिए ये सर्किट ही ड्रीम होता है। मतलब ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा वो ड्रीम था। होपफुली आपका भी यही हो। बट अगर आपको शॉर्ट में लेना है तो आप सीधा मनाली से ले जा सकते हो, आपको टाइम बच जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आई विल से ज़रूर से जाओ जम्मू की साइड से। जम्मू की साइड से जाने में दो मज़े हैं। पहला मज़ा, आपको व्यूज़ बहुत बड़े बढ़िया मिलेंगे। व्यूज़, आप कश्मीर जा रहे होगे तो धीरे धीरे जो सीन है, वो लैंडस्केप जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरा फ़ायदा ये चल रहा होगा कि आप धीरे धीरे हाइट को गेन कर रहे होगे। मनाली से डायरेक्ट जाओगे तो एकदम से ऑल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। एंड ये बात बहुत वीडियोस में आपने सुनी होगी कि प्रॉब्लम होती है, एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली वालों को शायद ना हो, बिकॉज हमको ऑलरेडी आदत है कम ऑक्सीजन में सांस लेने की। तो मेरे को तो नहीं हुई थी, सिंस मैं कश्मीर साइड से भी गया था, और जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे था दूसरे लोगों को देख रहा था कि उनको दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम में मेरे को नहीं हो रही थी। तो शायद दिल्ली के इनहेरिट्स होने का ये एक थोड़ा सा एक फ़ायदा मिल सकता है। बट फर्स्ट टाइम जा रहे हो, डेफिनेटली गो फ्रॉम द जम्मू साइड। मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट डे आप जाओगे उधमपुर। देखो, सुबह जल्दी शुरुआत करना, चाहे कोई सा भी दिन हो, सुबह राइड पे जल्दी निकलना है आपको। जल्दी से मतलब है 8 o'clock तक निकल जाओ तो बढ़िया रहेगा। मैंने फर्स्ट डे ही लेट कर दिया था, 10 बज गए थे या 11 बज गए थे, मेरे को याद नहीं है, 10-11 बज गए थे। उधमपुर पहुंचना था, जो कि अराउंड 609 किलोमीटर लिखा हुआ है मैंने। और इट वॉज क्रेजी। लाइक मैं पहुंचा था मुकेरियन तक। हाँ, मुकेरियन तक मैं पहुंच गया था, और डे 2 मैंने मुकेरियन से श्रीनगर करा था। और रात को ट्रैवल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे भी उस टाइम पे नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मुकेरियन रुक गया था। मुकेरियन कोई ऐसा जाना माना स्पॉट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत कुछ घूमने के लिए हो, कुछ भी नहीं था घूमने के लिए। बल्कि मैं बाहर भी गया था, मैंने ट्राई किया कि कुछ देखूं, कुछ सिटी एक्सप्लोर करूं, बट कुछ नहीं था वहाँ पे। बट एक, हाँ, एक अच्छा सा स्पॉट है, बहुत शांत सी जगह है, अच्छा था। मेरे को रूम मिल गया था, डॉल्फिन होटल था। मैं अभी आपको होटल के भी चार्जेस वगैरह बताऊंगा, तो उसमें कवर हो जाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट आइटनरी फर्स्ट। तो डे 1 अपना शॉर्ट है, दिल्ली से उधमपुर हम पहुंच जाएंगे डे 1 में। तो आपको उधमपुर पहुंचोगे तो ऑलरेडी आपको मस्त व्यू मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना, उधमपुर पठानकोट क्रॉस करने के बाद आता है, और पठानकोट के बाद आपका प्रीपेड सिम नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने दिल्ली, मतलब जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और से ले रखा प्रीपेड तो नहीं चलेगा, सिर्फ वहीं का प्रीपेड चलता है वहाँ पे। सो पहले ही पोस्टपेड सिम यहाँ से लेकर जाना, और एक्टिवेट करा के लेकर जाना। कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने कुछ लोगों का एक्सपीरियंस लिया था, उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ऑलरेडी जियो का पोस्ट पेड दिल्ली से ही एक्टिव करा के गया था। अब जियो लेना है या एयरटेल लेना है, उसके लिए मैं बता दूं, दोनों ले जाओ बेटर है, क्योंकि कश्मीर साइड मेरे को जियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और लोगों ने कहा था शायद उनको एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कश्मीर साइड,
बट जब मैं उधर पहुंचा, हानले साइड पहुंचा, तो जियो का नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी जियो के पास। वहाँ पे सिर्फ एयरटेल आता है, और एयरटेल भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, एक डंडा आ रहा था, बट उसमें इंटरनेट चल जा रहा था। आप घर पे एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेज कर पा रहे थे, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगा के मैप भी लोड हो जाता था। मेरे पास जियो था, और उस टाइम पे विदाउट जीपीएस चलना मुझे पता है, जबकि मैंने उमलिंगला भी सर्किट करा है, नुरबला से उमलिंगला फिर फोर्टिला, और उसके बाद वापस नीचे। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। तो सिम कार्ड भी सॉर्टेड है, जियो और एयरटेल दोनों पोस्टपेड ले जाओ, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। उनके पैकेज पे इतना नहीं होता, इतना खर्च तो थोड़ा सा और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खर्च लेता अगर मेरे को आइडिया होता तो। नाउ डे 2 इज उधमपुर टू श्रीनगर। अमेजिंग अमेजिंग रास्ता होने वाला है, बस वो वाला कट मत लेना जो मैंने लिया था। गूगल मैप्स के अंदर कार वाला आप रास्ता सेलेक्ट करना, तो आप बहुत ही अच्छे रास्ते से पहुंचोगे, सीधा हाईवे से ही जाओगे। अगर आपको लगे कि भाई गूगल मैप्स आपको कहीं पहाड़ों के पीछे घुमा रहा है, आप एक्सप्लोर करोगे पहाड़ों को, प्लीज़ मत करना। शाम के टाइम पे वहाँ पे इतना जो भेड़ बकरी और ये कैटल्स जो लेकर जाते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, वापस आते हैं शाम के टाइम पे, और बहुत गंदा ट्रैफिक होता है, लाइक बहुत ही गंदा ट्रैफिक। अगर एक्सपीरियंस करना है इस गंदे ट्रैफिक का, तो जाके मेरा डे 2 का वीडियो देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरी क्या हालत हुई थी। बस वो लास्ट में बेनीताल टनल जो था, बेनीहाल टनल सॉरी, वो आ गया था फाइनली। बेनीहाल टनल आ गया था, आई शुड से। और वहाँ पे जो मैंने थ्रॉटल पे सारा अपना टेंशन निकाली है, मज़ा आ गया था उस बेनीहाल टनल के अंदर। एंड कश्मीर हम पहुंच गए थे, रात हो गई थी, तो रात में ट्रैवल करना आई विल से इज़ नॉट गुड। तो ट्राई करना बिल्कुल सीधे हाईवे से आप पहुंचोगे, कार वाला रास्ता लगा के। एंड श्रीनगर जा रहे हो तो आपको कहाँ रुकना है, आपको डल लेक पे रुकना है। अगेन वापस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा डल लेक पे रुकना, बट दैट इज़ द एक्सपीरियंस। वहाँ पे डल लेक पे ही रुकना, हाउस बोट के ऊपर। जो प्यारी नींद आई थी भाई, मज़ा आ गया था, क्योंकि डे 1 में काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल हमने कर लिया है। डे 2 पे आपको अच्छी नींद चाहिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। सुबह सुबह ध्यान रखना, श्रीनगर छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बट आपको दिल पे पत्थर रखना है और आगे बढ़ जाना है टुवर्ड्स कारगिल। यस, डे 3 जो होगा वो होगा कारगिल का, और करीबन 202 किलोमीटर है। आगे के जितने डेज है वो सब 200 किलोमीटर के अराउंड है। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट डे था जो इतना लॉन्ग गया था, 600 किलोमीटर 700, बट और कोई डे इतना है नहीं, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर है या अराउंड। तो डे 3 मैंने आपको बताया आप पहुंचोगे कारगिल, और कारगिल पहुंचने से पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो जोजिला पास, जिसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पास कहा जाता है, वो पास देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे को कुछ ऐसा डेंजर खतरनाक नहीं लगा था, बट फिर भी आपको लाइक पता नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो शायद लग भी सकता है। बट इवन जोजिला से पहले आपको क्रॉस करना होगा सोनमार्ग। भाई सोनमार्ग क्या बढ़िया खूबसूरत सी जगह है, मज़ा आ गया था देख के सोनमार्ग को। मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे, एंड इवन वहाँ पे लोग थे, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचाई थी। तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि भाई लोग आ रहे हैं मेरे साथ कि भैया एक सेल्फी आपके साथ करानी है। तो बहुत ही गजब सा एक्सपीरियंस था। एंड सोनमार्ग के बाद जोजिला क्रॉस करोगे, उसके बाद ही लद्दाख डिस्ट्रिक्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आएगा द्रास। द्रास के अंदर है आपका कारगिल वॉर मेमोरियल, और कारगिल पहुँचने से पहले ये वॉर मेमोरियल आपको ज़रूर देखना है, यानी कि ज़रूर देखना है। और स्पेशली वहाँ पे एक 15-16 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री चलती है, वो तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वो डेफिनेटली देखनी है। आपकी आंखें भर आएंगी, इतनी अच्छी है वो। और पीछे अमिताभ बच्चन सर की आवाज़ चल रही होती है, कितनी भारीपन है उनकी आवाज़ के अंदर, और एवरीथिंग लाइक जो जो चीज़ आपको फील करानी है वो फील होगी आपको, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ज़रूर से देखना है। वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकला था कारगिल। कारगिल पहुँच के आप रूम्स ढूंढ लो, आराम से मिल जाएंगे। रूम की दिक्कत आपको मुकेरियन में भी नहीं हुई थी, डॉल्फिन होटल था वैसे। उसके बाद डल लेक पे भी मेरे को मिल गया था, और थर्ड डे मेरे को कारगिल में भी ईजिली मिल गया था। रूम की दिक्कत कहीं मेरे को ऐसा सच हुई नहीं है। प्राइसेस अभी नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा।
तो आप कारगिल पहुंच गए, वहाँ पे खाना वाना खाओ बढ़िया से। डे 4 है आपका कारगिल टू ले। ये आपको टाइम से शुरू कर लेना है, ले पहुंचने में टाइम मत लगाना, बिकॉज बहुत सारी सीनिक चीज़ें आएंगी वो देखनी है। और यही दिन है जब आपको बहुत सारे हॉल्ट्स लेते हुए जाना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें देखने वाली आएंगी रास्ते में। तो पूरा आइटनरी कितने मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली, हॉल्ट नंबर 1 2 3 4 एवरीथिंग इज देयर। इवन मैंने मैप्स के लिंक डाल रखे हैं, और उन मैप के लिंक को क्लिक करोगे तो सारे हॉल्ट ऑलरेडी एडेड हैं। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको सीधा अपनी बाइक उठानी है और जाना है। मैप्स मैंने रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए, तो बस उस लिंक को क्लिक करना, आपको सारे स्टॉप ऐड मिल जाएंगे। तो फाइनली डे 4 के एंड में आप पहुंच जाओगे अपने ड्रीम सिटी विच इज़ द ले। कहते हैं ना कि हर बाइकर का एक सपना होता है ले लद्दाख जाने का। तो लद्दाख रीजन तो आप ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, ले सिटी में आके आप रुकोगे, वहाँ पे आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। बहुत सारे राइडर्स जो कि अपने अपने शहरों से निकल कर आए हैं, कुछ लोग ट्रेन में अपनी बाइक को लेकर आए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे बाइक को रेंट करा है, बट आप जैसे लोग होगे जो अपने घर से अपनी बाइक को लेके जा रहे होगे। तो ये सारी एनर्जी वहाँ पर चल रही होती है और बहुत ही बढ़िया सीन होता है। और रूम्स ले में आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक टिप याद रखना, ले मार्केट से जितना पास हो सके उतना पास अपना रूम लेना। ज़्यादा दूर जाओगे तो हो सकता है ले मार्केट पहुंचने में आपको आलस आए। ले मार्केट बहुत अच्छा है, रात को अपना आप पैदल जा सकते हो। एक ऐसा सेक्शन आता है वहाँ पे बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, बाइक को यहाँ रोक के उसके बाद आप पैदल जाते हो। तो गूगल मैप के भरोसे मत चलना, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। तो इस चक्कर में अगर आप पास का भी डिस्टेंस डालोगे मैप पे तो आपको पूरा घुमा कर दिखाएगा, और हो सकता है लास्ट में आप वहाँ पे पहुँचो ही नहीं। मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब डे 5 है भाई, बहुत दिनों से बाइक चला रहे हो, 4 दिन से लगातार बाइक चलाए जा रहे हो। डे 5 को आपको चल करना है, आपको ले मार्केट घूमना है, आपको ले के आसपास के जो फेमस स्पॉट्स हैं वो ढूंढने हैं, जिसकी आप रील्स देखते हो ना, वो सारे स्पॉट्स मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री। ये मैंने इसलिए सबसे पहले बोली हेमिस, क्योंकि हेमिस सबसे दूर है। ले से सबसे दूर जो है वो है हेमिस। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप दूर जाओ, सबसे दूर जाओ, और उसके बाद वापस से घूमते हुए आओ और हर चीज़ को देखते हुए आओ। इसलिए मैंने इसी तरीके से स्टॉप्स ऐड कर रखे हैं। आप लिंक पे क्लिक करोगे मैप वाले तो आपको पता लग जाएगा कि यस, हेमिस मैंने सबसे पहले डाला है, वो सबसे दूर है। उसके बाद थिक से, फिर रैंचो कैफ़े, फिर स्तूक पैलेस, फिर ले पैलेस के लिए आपको वापस घूम के जाना पड़ेगा। मेरा मिस हो गया था ले पैलेस, क्योंकि रात हो गई थी। अगेन वही दिक्कत कि मैंने देर से स्टार्ट करा था। ऑलराइट, 5 दिन बीत चुके हैं आपको राइड के ऊपर, और बहुत बाइक चला रही, रेस्ट भी प्रॉपर कर लिया है। आज है डे 6, और डे 6 पे मैं आपको लेकर चलूँगा ले के उस पार। तो ले सिटी तक आपको बढ़िया कंक्रीट रोड, एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया मिलता है, प्रॉपर जो आप एक्सपेक्ट करते हो। बट उसके बाद से शुरू होता है आपका एडवेंचर। एडवेंचर इन द सेंस, आप डे 6 पे करने वाले हो एक टाइम का, अपने टाइम का वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसको हम बोलते हैं खारदुंगला। तो खारदुंगला पास 6th डे पे आप करोगे, आपको काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, और उसके बाद उतना ही उतरना पड़ता है। उसको नॉर्थ पोलो साउथ पोलो बोलते हैं। एंड वो करने के बाद आप जाके स्टे लोगे हुंडर में। स्टे पहले ढूंढ लेना, क्योंकि थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आप क्योंकि आप रिमोट एरियाज़ में मूव करना शुरू कर दिए हो, तो थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो पहले जाके स्टे ले लेना। हुंडर के अंदर आपको स्टार गेजलिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप चाहो तो कैंपिंग ले सकते हो, या फिर होम स्टे ले सकते हो, या फिर वही कोई होटल का रूम ले सकते हो। आपके ऊपर है, जैसा लेना है वैसा। हुंडर मशहूर है अपने सैंड ड्यून्स के लिए, डबल हेम्प कैमल है वहाँ पे। तो ये सब एडवेंचर करना, हुंडर को मस्त एक्सप्लोर करना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और हुंडर में एंटर करने से पहले आप एक मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हो। न्यूब्रा वैली के लिए टर्न लोगे, सबसे पहले मोनेस्ट्री पड़ेगी डिस्किट मोनेस्ट्री। तो डिस्किट मोनेस्ट्री, सैंड ड्यून्स, और जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, एडीवीज चलाना, मिल्खा पॉइंट आएगा, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करना आराम से। और हुंडर में अपनी नाइट स्पेंड करना, स्टार गेजलिंग करना। मेरी वाली देखी होगी आपने, मज़ा आया, तो आप भी बना सकते हो, तो वो करना। और उसके बाद सुबह निकल जाना अपना डे 7 पे टूवर्ड्स सियाचिन। जैसे आप
हुंडर से बाहर निकल रहे होगे, नुब्रा वैली से आपको पूरा एग्जिट लेना पड़ेगा, तो पूरा बाहर तक आना पड़ेगा। डिस्किट मोनेस्ट्री के जस्ट बाद एक पेट्रोल पंप आता है, वो ऑलमोस्ट आखिरी पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से अपना फ्यूल अप ज़रूर करा लेना, भूलना नहीं। डिस्किट मोनेस्ट्री के जस्ट बाद अगर आप हुंडर से आ रहे हो, या फिर सबसे पहले नुब्रा वैली में एंटर करते ही एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से आपको फ्यूल अप ज़रूर करा लेना है। डे 7 पे ज़्यादा कुछ नहीं करा आपने पेट्रोल फ्यूल अप कराया, आप सियाचिन तक गए। बेस कैंप बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशनसीब हो आप, सियाचिन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे गए, ओपी बाबा का मंदिर, वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे कुछ खा लेना, कुछ शॉपिंग करनी है कर लेना। मैंने चीज़ें परचेज करी थी, थोड़ा सा कॉस्टली है वहाँ पे, इमोशनल भावनाओं में बह सक के आप शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने करी थी। तो देख लेना, अगर नहीं कर रही हो तो फिर रहने देना। बट मैं हो गया था कि भाई मेरे को सियाचिन से लेकर जाना है, तो मैंने टी शर्ट, हुडी, कैप सब परचेज करा था, और इन अराउंड 3000 रुपीज़ का मेरे को बिल बना था। तो सोच समझ के करना। आप सियाचिन से उतरे, रात हो जाएगी आते आते, ट्राई करना कि ना हो, मेरे को हो गई थी। सुमुर में स्टे ले लेना। नाउ अब बारी है डे 8 की। डे 8 पर आप सुमुर से निकलोगे और पैंगोंग की तरफ मूव करोगे, और आज के दिन आने वाला है आपकी लाइफ का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा ऑफ रोड, बिकॉज आप मूव करोगे टूवर्ड्स द श्योक रिवर। अगर वो जो नया रास्ता बन रहा था मेरे टाइम पे, अगर वो बन चुका होगा तब तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है वो, और अगर वो नहीं बना है तो आपको जाना पड़ेगा श्योक रिवर के बिल्कुल बगल से। और भाई ऑफ रोड, ऑफ रोड आप जैसे सोचते हो वैसा ऑफ रोड आपको देखने को मिलने वाला है। और जो आप रील्स देखते हो ना लद्दाख में ऑफ रोड वाली, वो वाला एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा टूवर्ड्स, अगर आप श्योक रिवर के रास्ते से जाते हो तो। बाकी अगर मेरा व्लॉग देख लेना आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें सोलो करी थी विद फुल लगेज। लोग लगेज लेकर नहीं जाते हैं, अपना लगेज छोड़ जाते हैं सुमुर पे, या फिर जहाँ पर उनको कन्वीनियंट लगता है, या फिर अगर वो ग्रुप राइड में तो वो ट्रक के ऊपर उनका लगेज लोडेड होता है। मेरे केस में मेरी बाइक पे सब कुछ लोड था, और अकेले हर चीज़ सोचना समझना, भाई इधर से जाऊँ उधर से जाऊँ, डिसीजन मेकिंग करना, मिली सेकेंड्स का टाइम होता है उसके अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप वो खतरनाक सी ऑफ रोडिंग करने के बाद आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट मिलती है, पर वो ख़राब रास्ता आएगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मिलेगी, और उसके बाद आपको चेरी ऑन द केक मिलने वाला है, विच इज़ दी पैंगोंग लेक का व्यू। भाई पैंगोंग लेक आप देखोगे ना, अब देखते रह जाओगे। लाइक इतनी साफ, इतनी सुंदर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ऐसी लेक, वाव है, लाइक इट्स अ वाव। तो अब बुरी बात कहो या कुछ भी कहो, पैंगोंग लेक पूरी हमारे पास नहीं है, चाइना के पास ज़्यादा पोर्शन है, पैंगोंग का हमारे पास कम है। बट जितना भी है वो बहुत ही खूबसूरत है। कोशिश करना आप पैंगोंग लेक के बिल्कुल सामने ही अपना स्टे लो। वहाँ पे स्टे के लिए ऑप्शंस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने स्टे लिया था, दैट वॉज ओके, इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट बैड, बट पैंगोंग के बिल्कुल पास में था, तो इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, मैंने वीडियो में आपको दिखाए हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आप स्टे ले सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा, वीडियो देख लेना वो वाली ज़रूर से। एक चीज़ और ध्यान रखना, भाई बहुत ठंड होती है। आपको अगर अभी तक ठंड नहीं लगी थी पूरे जर्नी में, पैंगोंग पे लगेगी, लिखवा के ले लो भाई, बहुत ठंड होती है। मैं हिल गया था उस सर्दी में, मैंने मफलर बांधा था ऐसे कान के ऊपर, तब जा कर के वो सर्दी रुकी थी। 7 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहाँ पे, तो अपने सारे इक्विपमेंट्स चार्ज कर लेना। अगर आप मेरी तरह मोटो व्लॉग करते हो व्हाटएवर, तो आप अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज ज़रूर से कर लेना। नाउ दिस इज़ द डे 9th। जब आप अपना पैंगोंग को छोड़ोगे, बहुत मुश्किल पैंगोंग को छोड़ना, बट पैंगोंग को छोड़ोगे और जाओगे टूवर्ड्स हानले। हानले इस तरह से समझ लो, बहुत रिमोट लोकेशन है, बट अगर आप हानले जा रहे हो तो समझ जाओ आप उमलिंगला करने वाले हो नेक्स्ट डे। तो डे 9th आप हानले पहुंचोगे पैंगोंग से। रास्ता अगेन ऑफ रोड, सैंड, मिट्टी से भरा हुआ। आपने डे 8 पे जो श्योक रिवर देखा था वहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी थी, पत्थर थे, बट अपना डे 9th के ऊपर आपको मिलेगा बढ़िया मिट्टी से भरा हुआ रास्ता, और वहाँ पर आपको अपनी बाइक चलानी है, कंट्रोल करनी है, गिरने नहीं देनी है। गिर भी जाए तो देखो कोई ऐसी शर्म वाली बात है नहीं, गिरो फेंको,
इतना कोई डैमेज नहीं होगा, मिट्टी ही पड़ी है नीचे। और रास्ते में आपको मिलेगा रजांगला। रजांगला वॉर मेमोरियल बहुत वर्दी है, रुक करके देखना, बहुत वर्दी है। आप ऐसे 3 बैटल फील्ड्स देख लोगे। कारगिल आपने देख लिया, आपने सियाचिन देख लिया और आपने रजांगला देख लिया। तो मैंने ये तीनों देखे हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैंने ये सब देखा। तो वो सब मैंने देख लिया, आपको भी देखना है। रजांगला देखने के बाद आप कुछ चेक पोस्ट होते हैं, तारा चेक पोस्ट, लोमा चेक पोस्ट, एक पास आता है हाई ऑल्टीट्यूड पास जो कि इतना पॉपुलर नहीं, इसको हम बोलते हैं तसागला पास। वो भी मैंने करा था अकेले, भाई दूर दूर तो कोई नहीं था। तो वो सब देखने के बाद आप पहुंच जाओगे रात को हानले। हानले अगेन, जितना कम ऑप्शन आपको पैंगोंग हुंडर में था, हानले में और भी कम है। हानले में अगर 100-200 लोग अगर एक बार में आ गए तो स्टे सारे फुल हैं, पूरा हानले भर जाएगा, आपको रुकने की जगह नहीं मिलेगी। मैं अकेला था, सोलो था, मैं किचन में सोया हूँ, तो आप आइडिया लगा लो, पूरा हानले ऑलमोस्ट भर चुका था। बड़ा ही ढूंढ ढांड के एक जगह मिली, क्योंकि एक सिंगल बंदे को भी नहीं रोक रहे थे। उनको प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर 2-3 लोग आ गए उनको अकोमोडेशन नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए सोलो को रोक नहीं रहे थे। तो फाइनली एक जगह पे मेरे को किचन में जगह मिल गई थी, तो मैं वहाँ पे अपनी रात स्पेंड करी। इतना तो अच्छा था नहीं, पर फिर भी ओके। देखो, सर के ऊपर छत थी, इतना ही बहुत है। क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को करना था उमलिंगला। उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि ये कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को लगा कि बस मेरे को आज रात सुला लो कैसे भी, और नेक्स्ट सुबह मेरे को करना है उमलिंगला। और उमलिंगला भी ऐसे ही नहीं कि भाई फोर्टुला से चढ़े और वहाँ से उतर आए, मेरे को नुरबुला से करना था। पूरा सर्किट है, आप नुरबुला जाते हो, फिर उमलिंगला जाते हो, और उसके बाद फोर्टिला पास से नीचे उतरते हो। और भाई नुरबुला से करना इज़ लाइक अनदर बला। बहुत ऑफ रोड आता है और कुछ समझ नहीं आता है, जीपीएस नहीं है तो भाई पूरा चकरा जाओगे कि भाई कहाँ पर हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, किधर मूव करना है, नहीं पता। गलती से अगर आप 2-3 बार घूम लिए ना ऐसे टर्न खड़े खड़े एक ही जगह पे, आप भूल जाओगे मैं किस साइड से आया था और अब मुझे किधर साइड मूव करना है। उसकी भी टिप बता देता हूँ, जहाँ पर आपको सबसे ऊंची पहाड़ी दिखे, चोटी दिखे, उसी तरफ मूव करते रहना, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो वही ट्रिक को फॉलो करते हुए मैं चल रहा था। फॉर्चुनेटली 2 राइडर्स और मिल गए थे मेरे को वहाँ पे। एक रेंटेड बाइक थी, एक ऑल इंडिया राइड कर रहे थे। तो थोड़ी सी हिम्मत बनी और निकाल दिया, क्योंकि डर लगा था भाई, उस दिन डर लगा था। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, और इस तरीके का रास्ता जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, वीडियो जाकर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस दिन थोड़ा सा तो डर लगा था, बट पहुंच गया, हो गया। अगर मैं वो नहीं डरता ना तो और जल्दी पहुंच जाता। तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। एयरटेल का सिम लेकर जाना तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का सहारा मिल जाएगा, मैप्स चल जाएंगे तो हो जाएगा। फिर आप पहुंचोगे उमलिंगला। उमलिंगला पे पावर ड्रॉप फील होगा, मेरे को भी फील हुआ था, अच्छा खासा पावर ड्रॉप फील हुआ था। ऑक्सीजन बेहद कम होती है वहाँ पे, बट फिर भी एन मेरी एन विथ फुल लगेज भाई, 2 साइड सेडल, टैंक बैग, टेल बैग, और मी विद ऑल द राइडिंग गियर्स, एवरीथिंग, थोड़ी बहुत पावर ड्रॉप के साथ बड़े ही प्यार से उमलिंगला पहुंच जाती है। और वो दिन भाई, दैट डे मेरे को आज भी याद है, मैं कैसे जब मैं बस पहुंच रहा था उस पास पे, जो मेरी फीलिंग थी, अभी बताते हुए मेरे को वापस से वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ना। आई एम लाइक कि भाई क्या दिन था वो। तो वो आपको कर लेना है। मैं ऐसे एक्सप्लेन करने बैठा ना तो फिर पूरी कहानी बन जाएगी इसके ऊपर। तो आगे चलते हैं। अब अगर आपने उमलिंगला कर लिया तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप आगे डिमचौक कर लो और वापस फोर्टिले से उतर के हानले स्टे ले लो। सो फाइनली आपने अपना डे 10 एंड करोगे हानले में ही आकर। ज़्यादा न्योमा भागने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाना, मेरी वाली गलती मत करना। और नेक्स्ट डे 11 पे आप लोग निकल जाओगे सीधा पांग। तो आपको न्योमा में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, एक पेट्रोल पंप आएगा न्योमा पे, वहाँ से फ्यूल अप ज़रूर करा लेना। तो न्योमा पहुँचे, न्योमा आप लोमा चेक पोस्ट क्रॉस करोगे, फिर न्योमा आएगा, बहुत मक्खन रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। न्योमा में आपने फ्यूल अप कराया, फ्यूल अप कराने के बाद आप सीधा निकल जाओगे पांग, और अपना डे 11 एंड करोगे पांग पे। पांग भी बड़ी
अच्छी सी जगह है रुकने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए। अगेन पांग में बहुत ऑप्शंस नहीं है, हो सकता है आपको ढाबे पे 300 रुपये 400 रुपये सोने के कुछ घंटे होते हैं वहाँ पे, उस हिसाब से आपको रुकना पड़े। तो थोड़ा सा देख लेना, पांग में स्टे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। और उस दिन मेरा मन था करने का क्यागर टीएसओ और टीएसओ मोरीरी, ये दोनों ही मेरी मिस हो गई थी बिकॉज ऑफ द कांड। आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कांड क्या हुआ था। तो वो कांड ना होता तो मैं ये लेक्स भी विजिट करता ज़रूर। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ये सॉल्टेड लेक्स हैं, तो इनका अलग ही ग्रेस है भाई। ये कैसे पॉसिबल है इस जगह पे सॉल्टेड लेक मिलना। मैं वो देखता ज़रूर, बट मेरे पास सच में उस टाइम पे टाइम नहीं था, तो मैं सीधा निकल गया अपना न्योमा से मनाली। बट आपको वो नहीं करना है, आप पांग में स्टे करो और पांग में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप पांग से मनाली जाओगे। जब आप डे 12 से निकलोगे पांग से मनाली की तरफ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगेन जो आपको इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सब यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले अगेन वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पास है विच इज़ द टसागला पास, क्योंकि मैं पांग नहीं रुका था और दूसरी साइड से निकल गया था, तो टसागला पास मेरे रास्ते में नहीं आया था। उसके लिए मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ता और वापस आता। मेरे पास ऑप्शन था करने का, उस दिन सुबह के दिन का ही टाइम था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मेरा स्ट्रेट अवे था कि मैं अब सीधा मनाली जाके ही रुकूंगा, मेरे को कहीं और कुछ नहीं करना है। जो रास्ते में आ जाएगा सिर्फ वो करता हुआ जाऊंगा। थोड़ी सी कह सकते होम सिकनेस शुरू हो चुकी थी मेरे को कि भाई मेरे को अब घर पहुंचा दो, क्योंकि मैंने उमलिंगला कर लिया है, मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, मुझे घर पहुंचना है। बट मैं आपको हॉल्ट्स बताता हूँ क्या क्या होंगे। आपने तो सांगला कर लिया, देब्रिंग क्रॉस करोगे, मोरे प्लेन्स क्रॉस करोगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ रुकना नहीं है, अगर रील बनानी तो उसके लिए रुक जाना, अदरवाइज आप सीधा सीधा क्रॉस करते जाओगे इन चीज़ों को। फिर ताचुंगला, नकीला, ये सब पासेस होंगे और उसके बाद आए घाटा लूप्स। भाई ये 21 बेंड्स करने में मज़ा आ गया था, मज़ा। तो घाटा लूप्स आप क्रॉस करोगे, बहुत डेंजरस जगह है भाई, बहुत ध्यान से चलना। आप इस साइड खाई है और इस साइड ट्रक चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चौड़ा रोड नहीं है, तो बहुत ध्यान से ड्राइव करना। इवन घाटा लूप्स तक पहुंचने से पहले भी ज़्यादा मुश्किल है। इवन घाटा लूप्स ईजी है, उससे पहले घाटा लूप्स पहुंचना ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान रख कर ड्राइव करना, राइड करना और सेफ राइड करना। देखो बहुत ज़रूरी है सेफली सिंगल पीस में घर पहुंचना। मैं पूरा सिंगल पीस में घर पहुंचा हूँ, एक स्क्रच नहीं है मेरी बॉडी पे। लद्दाख से वापस आने का कुछ नहीं हुआ था, बहुत स्मूथ मेरी पूरी जर्नी गई थी। फिर घाटा लूप्स क्रॉस करोगे तो विस्की ब्रिज, ब्रांड ब्रिज, टुई टुई ब्रिज ये सब ब्रिजेस आने वाले फनी फनी नाम से। बट उसके बाद नॉट सो फनी बारालाचला पास आएगा। यस, अगेन बारालाचला पास को वन ऑफ द खतरनाक पास कंसिडर किया जाता है। तो बारालाचला पास करने में आपको मज़ा आएगा। मेरे टाइम पे या तो मैं बहुत सही टाइम पहुंचा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो बस चलता गया, पास आ गया और मैं आगे बढ़ गया। इतना सा हुआ था मेरे साथ। मेरे पर मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बारालाचला करने में हालत ख़राब हो जाती है भाई, बहुत ठंड होता है, स्नोफॉल होता है। बट मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, हवा चल रही थी बट स्नोफॉल नहीं था, तो मैं बहुत अच्छे टाइम पे निकल गया था, इजी निकल गया था मैं तो। बारालाचला करने के बाद आप आगे बढ़ोगे, आपको मिलेगा फेमस ताल देखने को मिलेंगे, जैसे सूरज ताल, दीपक ताल, वो सब क्रॉस करते जाओगे। आप जिस्पा क्रॉस करोगे, सिसु क्रॉस कर दोगे, फिर आपको अटल टनल मिलेगी, अटल टनल आप क्रॉस करोगे। भाई अटल टनल क्या खूबसूरत टनल है भाई, इतनी लॉन्ग, इतनी बढ़िया टनल, मज़ा आ गया उसके अंदर राइड करके। और अटल टनल ख़त्म होगी और शुरू हो जाएगा आपका मनाली। तो आप अपना डे 12 एंड करोगे मनाली के अंदर। मैंने शुरुआत में बोला था कि टोटल 12 दिन है, 13 डेज़ का है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वहाँ पे। 13 डेज़ का है। लास्ट डे जो है दैट इज़ मनाली से दिल्ली। अब आपके ऊपर है मनाली के अंदर अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, बट जैसे मैंने बताया मैं सोलो था और होम सिकनेस शुरू हो चुकी थी, तो मुझे मनाली में रुकने का भी मन नहीं था। मैं तो सेम रात को ही निकलने वाला था, पर घर वालों ने बोला नहीं, मनाली रुको और उसके बाद नेक्स्ट डे आना, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाता हूँ। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जैसे सियाचिन वाला दिन था, मैंने कुछ नहीं खाया पूरे दिन, क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिला।
और न्योमा से मनाली आ रहा था, तब मुझे पूरा दिन कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो मैंने कुछ नहीं खाया, सीधा मनाली में जाकर ही मिला था। इवन जिस्पा में कुछ नहीं था, किलोंग में कुछ नहीं था। बट हाँ, किलोंग में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल पड़वा लेना, बिकॉज बहुत टाइम बाद जाकर के किलोंग में एक पेट्रोल पंप मेरे को मिला था, तो वो पड़वा लेना। एक लॉन्ग ब्रिज आता है बहुत बड़ा सा, वो भी क्रॉस किया था। मतलब देखने में चीज़ें, साइट सीनिंग बहुत बढ़िया थी। बट क्योंकि मैं सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हूँ, मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी। इतना आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो कि आपको सिर्फ प्योर वेज में खाना है और ना मिले तो आप भूखे रह सको। पर मेरे पास ऑप्शनली कुकीज़ थे, ड्राई फ्रूट्स थे बहुत सारे, छोटे थोड़े बहुत नहीं थे, नमकीन, पीनट्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी और भी। बट मेरे के अंदर आलस बहुत ज़्यादा था कि उनको बैग से निकालना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, तो मैं चलाए जा रहा था, चलाए जा रहा था, चलाए जा रहा था। बट एक पॉइंट पर आके मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि भाई अब कुछ डालना पड़ेगा वरना राइड नहीं हो पाएगी। और किस्मत से एक बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट आ गया था मनाली से जस्ट पहले, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई, इंस्टाग्राम पे मैंने सब डाल दिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो किस व्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा था। और 13th डे बिना रुके मनाली से शुरू हुआ, दिल्ली पे ख़त्म करा। इवन बीच में चंडीगढ़ के बाहर से भी रास्ता दिखा रहा था मैप्स, बट मेरे को अपने एक फ्रेंड से मिलना था, तो चंडीगढ़ मैंने एंटर किया और फ्रेंड से मिला, करीबन 1-1.5 घंटा हम बैठे साथ में, और उसके बाद आगे मैंने राइड कंटिन्यू करी। मनाली से निकलते हुए भी लेट हो गया था, करीबन 11-12 बज गए थे, और रात को मैं 11:30 बजे तक घर पहुंच गया था। सो दैट्स इट, दैट वॉज द आइटनरी। मैंने आइटनरी एक्सप्लेन करते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। बट कहीं पर भी आपने देखा होगा मैंने बाइक को पॉइंट आउट नहीं करा, बिकॉज बाइक ने कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं करा, ना पंचर हुआ, ना हवा निकला, ना कोई चीज़ ब्रेक हुई, ना एक्सेलरेशन वायर टूटा, ना क्लच वायर टूटा, कुछ नहीं हुआ। मैंने लद्दाख ट्रिप पे बाय गॉड हर चीज़ सबसे फर्स्ट टाइम ही करी है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एवरीथिंग। आप देखो लद्दाख प्रिपरेशन की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, दिस इज़ द प्लेलिस्ट लद्दाख प्रिपरेशन करके मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। इसके अंदर आप देखोगे मैंने कितना सारा सामान कैरी कर रखा था, बेफिजूल तो नहीं कहूँगा, पर हाँ जो लगा कि उस टाइम पे ज़रूरत है मंगा लो। मैंने क्यूबा पता नहीं क्या नाम है उसका, टायर इन्फ्लेटर मंगाया था। मैंने गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरीज मंगाई थी टेल्सन कंपनी की, तो वो सब बढ़िया काम करी, हर चीज़ ने मेरा साथ दिया। मैंने बैग्स परचेज करे थे, फर्स्ट टाइम बाइक पे इतना लोड उठाया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को। सबसे पहली ट्रिप ही मैंने फोड़ी है तो लद्दाख ही फोड़ी है कि भाई सबसे पहले करूँगा तो बड़ी चीज़ ही करेंगे, छोटी मोटी चीज़ करने में मज़ा नहीं है। तो वो करने के बाद सिंगल एक पीस में आ गए वापस घर पे। तो दैट्स द आइटनरी, दैट्स द थिंग, माय एक्सपीरियंस, एवरीथिंग मैंने आपको बता दी। अब फाइनल सेक्शन में बात करते हैं पैसा कितना खर्च हुआ। तो मैंने उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे एक शीट मेंटेन कर रहा था। मैंने आपको इवन कई बार व्लॉग्स में भी बताया कि मैं सब चीज़ें लिखता हुआ जा रहा हूँ और लास्ट में आपको बताऊँगा। तो ये वही शीट है जिसको मैं शुरुआत से भरता जा रहा हूँ। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि अगर आपको क्लिक करके देखना हो मेरा एक्सपेंस देख लेना। तो मैं पहले दिखाता हूँ, ये प्री नाम से शीट मैंने बनाई है, और यहाँ पे मैंने सारा खर्चा किया जो मैंने राइड से पहले करा है। जैसे मॉडिफिकेशन करी थी, पीपीएफ कराया, टायर लगवाया, कुछ गियर खरीदे, 22,500 रुपये खर्च हो गए। तो ये सारा एक्सपेंस मैंने करा था। तो आप देख सकते हो ये एक्सपेंस मेरे को इतना कुछ पड़ा था। तो ये तो था, राइड अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, राइड स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सब चीज़ें, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुझे सब चीज़ें ही परचेज करनी थी, इसलिए इतना बड़ा खर्चा हुआ है। अगर आप ऐसे हो जो राइड करते आ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट मेरी लद्दाख प्रिपरेशन में देख लेना क्या क्या चीज़ें, अगर नहीं है तो उनको प्लीज़ ले जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मेरे को टायर इन्फ्लेटर की ज़रूरत पड़ती तो मैं कहता थैंक गॉड भाई, मेरे करीबन 3,000 रुपये का था वो वसूल हो गए। मैंने नई क्लच वायर पड़वाई थी, और पुरानी वाली जो कि अभी भी चल सकती है, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, उसको मैंने एज अ स्पेयर लेकर गया था। एक्सेलरेशन वायर मैंने 2 पड़ा रखी हैं, एक तो लगी हुई है एक्चुअल में, और एक मैंने स्पेयर डलवा रखी है, वो आज भी बाइक पे लगी हुई है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इकॉनमी की, कि मेरे को कितना कितना माइलेज मिला था बाइक से। तो मैंने डे वाइज लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो डे 1 पे
मुझे जितना माइलेज मिला दैट मैं 451 किलोमीटर्स चला, मेरे को 28 का माइलेज मिला। डे 2 पे 356 चला, 35 का माइलेज मिला। ये पूरा डे वाइज माइलेज आपको मिल जाएगा, और कि भाई कितना कितना मेरे को माइलेज मिला है, किस दिन कितना माइलेज मिला है। प्लस मैंने हर लद्दाख के वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि डे 1 मैं इतना किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक चला, और इतना मेरी बाइक ने मेरे को माइलेज दिया है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं चला हूँ 3122.71 किलोमीटर्स, और दिस इज़ द इकॉनमी जो मुझे मिली है। तो आप देख सकते हो अगर आप एवरेज निकालोगे इसका तो करीबन 35-38 किलोमीटर पर लीटर की मेरे को माइलेज मिली है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड फॉर अ 250cc क्लास बाइक। एक और शीट मैंने बना रखी है विच इज़ ऑफ पेट्रोल, कि मैंने कितना कितना एक्सपेंस करा है पेट्रोल पे डे वाइज। तो आप देख सकते हो दिस इज़ द डेट, मैं 18 सितंबर को निकला था, तो उस दिन मेरे को 2 बार पेट्रोल पड़वाना पड़ा, तो मैंने ऐसे 2 बार करके लिखा है। मोस्ट ऑफ दिन एक एक बार ही पड़वाना पड़ा है, बट एक आध दिन ही होगा जब मेरे को 2 बार पेट्रोल पड़वाना पड़ा। एंड दिस इज़ द टोटल 8,964.46 रुपीज़, यानी करीब करीब 9,000 रुपये का पेट्रोल लग गया मेरा। अब नेक्स्ट जो मोटा स्पेंड होता है वो होता है आपके होटल्स के स्टे में। तो आप देख सकते हो मैंने होटल का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे उनमें कितना पैसा लगा। यहाँ मैं 2 दिन रुका तो 800 रुपये पर डे था, तो मेरे को 1600 रुपये देने पड़े। और सेम यहाँ पे भी टिसिस्तान ये होम स्टे था, ये भी 2 दिन रुका तो 900 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने दिए थे, तो टोटल 9,800। तो इधर भी आप मोटा मोटा ले सकते हो कि 10,000 रुपये वहाँ चले गए। तो 10,000 रुपये का पेट्रोल, 10,000 रुपये का स्टे, और खाने का भी लिखा हुआ है मैंने, हर चीज़ मैंने कहा था डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने इस तरह लिखा हुआ है डे वाइज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और ये टोटल है। तो हर दिन मेरा कितना टोटल स्पेंड हुआ वो इतना है, और कुल मिला के आप देख सको तो 4,260 रुपये। ध्यान रखना मैंने करीबन ऐसे कुछ 2 दिन तो हुए थे सियाचिन और न्योमा वाले, सियाचिन और मनाली वाले, जब मैंने पूरे दिन ही कुछ नहीं खाया था बिकॉज प्योर वेज रेस्टोरेंट्स नहीं मिले थे। और अगर आप ये साथ में जा रहे हो किसी के, तो पर बंदा डिवाइड होगा तो आपको सस्ता ही पड़ेगा। तो करीब करीब मोटा मोटा 5,000 रुपये आप खाने के लगा लो। तो 10,000 पेट्रोल के, 10,000 स्टे के, 5,000 खाने के, तो 25,000 के अंदर अंदर आपका पूरा लद्दाख ट्रिप हो सकता है। तो थोड़ी बहुत सेविंग करो, 25-30,000 रुपये इकट्ठे करो और निकल जाओ लद्दाख के लिए। याद रखना परमिट भी चाहिए होता है। मेरी प्रिपरेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर परमिट कैसे अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसके ट्रैवल वाले पैसा लेते हैं और आपको वो देना भी पड़ जाता है। मेरा 600 रुपये के अंदर परमिट बन गए, रेडी हो गया था, और वो खुद से मैंने अप्लाई किया था, मुझे कुछ कमीशन ही देना पड़ा किसी को। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल राइट, आई गेस थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैंने ऐसा प्रॉमिस करा था, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, बाइक का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपेंस सब कुछ बता दूंगा। फ्यूल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैंने अपनी शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको अभी सेटिस्फाई नहीं हो, बाद में देखना चाहते हो उस शीट को, मैं एडिट नहीं करने वाला अब, तो आप कभी भी जाकर एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो मेरे को किस दिन कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, और अपनी पूरा माइंड मैप कर सकते हो कि आपको कैसे कैसे सब कुछ अपना प्लान करना है। अब देखो मैं आपको वो टिप बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये टिप का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सितंबर लास्ट में सीजन खत्म हो रहा होता है, तब भीड़ बहुत कम होती है। अगर आपको लगता है आपको कम भीड़ चाहिए तो सितंबर में जाना, बट जैसे मैंने बोला अगर हर कोई ये चीज़ फॉलो करने लग गया तो सितंबर में भी भीड़ लग जाएगी। एंड that's it, that's all for this video. आई होप मैंने हर एक डिटेल जो आप मुझसे बहुत टाइम से पूछते आ रहे थे वो मैंने सबका आंसर दे दिया है। और अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हो गया तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिवर्ट करता हूँ। ऐसा कोई कमेंट नहीं है चैनल के ऊपर जिसको मैंने रिवर्ट ना करा हो। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो मेरा, मैं सबको रिवर्ट करता हूँ, चाहे वो DM हो, कॉमेंट हो, एवरीथिंग। मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करा। एंड प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो इस वीडियो को, और फैलाओ जितना फैला सकते हो। बिकॉज मैं देख रहा हूँ मेरे वॉच आवर बहुत हैं बट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स उस हिसाब से बहुत कम है। तो आई नो बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट एक थोड़ा सा स्टेप और लो, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे भी एडवॉक्स नाम से है, जैसे यूट्यूब पे एडवॉक्स नाम से, तो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर लो, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए राइड करते रहो, सेफली राइड करते रहो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।